मैकेनिक्स। आज मैं मैकेनिक्स की हेडिंग देना चाहता हूं जी। असल में ये जो लफ्ज मैकेनिक है, मैकेनिक्स है, कहां से निकला है जनाब साहब? ये मैकेनिक से। कौन होता है मैकेनिक? जो मशीनें ठीक करता है। क्या करता है मैकेनिक? हाँ, अब मैकेनिक है या मैकेनिकल इंजीनियर है, फर्क है। मैकेनिक मशीनें ठीक करता है, मैकेनिकल इंजीनियर मशीनें बनाता है। ठीक है जी। तो जो भी है, मशीनें बनानी है कि मशीनें ठीक करनी है, ये तो आपकी पढ़ाइयाँ डिसाइड कर लेंगी कि आपने अल्टीमेटली वर्कशॉप में जाके मैकेनिक बनना है या आपने यूनिवर्सिटी में जाके मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। बहरहाल काम क्या करना है जी? मशीनों के साथ काम करना है। मशीनों का, ये मशीन क्या चीज़ होती है? 3 इडियट्स वाला जवाब मत दीजिएगा, ठीक है? बस बुनियादी तौर पर कोई भी मशीन जो है, चलो ज़्यादा आसान कम करता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मूव कर रही होती है, मैं उसका ना वो फुनसुक वांगड़ू वाला जवाब दूंगा तो ना मैं दूसरा जो है वो उस बंदे का जवाब दूंगा। मैं डिफरेंट किस्म का जवाब देना चाहता हूँ कि जनाब साहब, ये मशीन के साथ ना कुछ मूवमेंट ज़रूरी एसोसिएटेड होती है। चाहे वो स्विंग मशीन है, वो भी मूव करती है। चाहे वो गाड़ी वाली मशीन है, वो भी मूव करती है। चाहे जो आपने उस मूवी की जो मशीन देखी है, वो भी मूव करती है। जो भी है, मशीन का मतलब क्या है? बुनियादी तौर पर जिसके अंदर कुछ मूवमेंट या मोशन एसोसिएटेड है। तो मैं अभी इंजीनियरिंग के लेवल पर तो नहीं हूँ कि मैं आपको इंजीनियरिंग वाली मशीन की डेफिनेशन कराऊँ। मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो नहीं करा रहा है इस वक्त। मैं तो आपको बेटा ए लेवल का मैकेनिक्स स्टार्ट करा रहा हूँ। बिल्कुल यूँ समझिए कि ओ लेवल के बच्चे को आप मैकेनिक्स पढ़ाएं ना पढ़ाएं, उसके लिए सेक्शन का नाम मैकेनिक्स रखना इतना ज़रूरी नहीं होता। उसको आप सीधा सीधा बोले, यार तुम्हारा आज काइनेमैटिक्स वाला चैप्टर है, ठीक है? लेकिन मैं ओ लेवल में भी आई थिंक मैकेनिक्स का नाम लिखकर ही अपना सेक्शन स्टार्ट करता होता हूँ। बट देयर आर सम टीचर्स या देयर वुड बी सम बुक्स, देयर वुड बी सम टीचर जो कहेंगे जहाँ ज़रूरत नहीं है ओ लेवल के बच्चे को वर्ड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देने की। बट हाँ, ए लेवल के बच्चे को ये इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। और आपके लिए जो इंट्रोडक्शन है, मशीनों से भी निकलें और उस डेफिनेशन से भी निकलें, ठीक है? वो मूवीज़ होती हैं, वो मूवीज़ फ़नी बनाने की कोशिश करती है दुनिया। साइंस इज़ नॉट फनी एट ऑल। इसमें कोई इतना ज़्यादा फनी फिनोमेना नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्चुअल फिनोमेना है। क्या कॉन्सेप्ट है जी? मैं समझता हूँ कि मैं कहूँगा मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द, या तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है या ब्रांच ऑफ मैथ्स भी तो है, मैथ्स के भी तो एक सेक्शन है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। दैट्स इट। तो काम करें जनाब साहब, इसका लिखें इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। It is the branch of maths or physics, maths and या maths slash जो भी लिखना चाहते हैं, is the branch of end पे, is the branch of maths and physics या maths और physics। साइंस तो फिर साइंस की तो जनरल होती है ना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। ये फिजिक्स और मैथ्स के अंदर की फर्दर एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ क्या? मैथ्स एंड फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या? That deals with the study of motion. That deals with the study of motion. तो लो जनाब जी, मैं यहाँ सीधा सीधा क्या ले देता हूँ? It is the study of motion. Okay. Underline the word motion. What is meant by motion? मोशन के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं हम, क्या? मूवमेंट। स्टडी ऑफ मोशन या मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट होती है, हमने ना मूवमेंट की पहले कुछ टाइप्स बनानी है। ये जो मोशन है, मुझे आपको मोशन की टाइप्स पढ़ानी है। तो हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ से आगे हेडिंग क्या बनती है जी? टाइप्स ऑफ मोशन। आई थिंक टाइप्स ऑफ मोशन में मैं आपको यहाँ 3 टाइप्स ऑफ मोशंस लिखवाने की कोशिश करूँगा, बल्कि 4 टाइप्स ऑफ मोशन लिखवाने की कोशिश करूँगा। नंबर 1,
ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटरी मोशन। इसके आगे मैं बहुत कुछ लिखूंगा, एक पूरी लाइन चाहिए मुझे, इसके आगे पूरी लाइन चाहिए कुछ लिखने के लिए। दूसरे नंबर पे लिखूंगा जी प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरे नंबर पे सबके आगे मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा, सर्कुलर मोशन। चौथे नंबर पे ऑसिलेटरी मोशन। अगर आप ये चारों मोशंस समझ लें तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ए लेवल की एएस वाला आधा फिजिक्स, A2 वाला आधा फिजिक्स, एंड इवन अगर आप चाहें तो M1 के बाद, इस साल तो मैथ्स में M1 होता है ना, अगले साल मैथ्स में या तो M2 होता है या S1 होता है। तो अगर आपको ये सारी मैथ्स समझ आ जाती है तो आप M2 देने के काबिल भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम M2 वाला सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, देखेंगे हम सिर्फ M1 कहाँ कहाँ तक रुक जाता है। बहरहाल जो ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, इसके लिए इतला की जाती है। इसका आसान वर्ड क्या है? लीनियर मोशन। क्या जनाब जी बताओ? वो तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो उसकी फर्दर या सब टाइप्स हैं, मैं तो अभी जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेशन करना, आई थिंक आपने ये वाला पढ़ा हुआ है कहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। मैं समझता ट्रांसलेशन, व्हाट इज ट्रांसलेशन? इधर से उधर चले जाना, सीधी लाइन में कहीं भी चले जाना, सीधी लाइन में इधर चले जाएं, सीधी लाइन में इधर चले जाएं, सीधी लाइन में ऊपर चले जाएं, सीधी लाइन में नीचे चले जाएं, सीधी लाइन में यूं चले जाएं। जिसका आपने कहीं कहा था सर एक्स एक्सिस में कुछ जाएं और वाई में कुछ जाएं, लेकिन जो भी है जाएं बस किधर, सीधा सीधा लाइन में जाएं। आई थिंक इसको हम क्या बोलते हैं, या तो लीनियर मोशन बोलूंगा या फिर इसको बोलते हैं लीनियर मोशन, या एक और लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है स्ट्रेट लाइन मोशन। सीधा सीधा बोले जी स्ट्रेट लाइन मोशन। हाँ जी जी बिल्कुल होता है। अभी तो जो पढ़ा रहा हूं उसको समझेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। क्या वन डायमेंशनल मोशन मतलब क्या है? वन लाइन की मोशन, या सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन की मोशन होगी, या वर्टिकल लाइन की मोशन होगी, या यूं समझिए इंक्लाइंड लाइन पे मोशन होगी। लाइन सीधी होगी, उसको मैं वन डायमेंशनल नहीं कहना चाहता। बस मेरे लिए इतना काफी है कि लीनियर मोशन कह देता हूं या स्ट्रेट लाइन मोशन कह देता हूं। अब स्ट्रेट लाइन होगी कैसी कैसी सर? ये तो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर कि वो स्ट्रेट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। दैट स्ट्रेट लाइन कैन बी क्या? इट कैन बी horizontal, it can be vertical, it can be inclined। horizontal line, फिर vertical line, फिर inclined line। horizontal line मतलब रोड वाला टॉपिक होगा एक, vertical line मतलब फ्री फॉल वाला टॉपिक होगा एक, inclined मतलब किसी पहाड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ रही होगी, ठीक है। तो उन तीनों में से कोई ना कोई सिचुएशन हमारी होगी, और ये सिचुएशन ही हमें 2-3 महीने अपने साथ लगाए रखेगी, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल और ये जो मैंने लिखे हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, ये कहाँ है? ये मैथ्स के M1 में भी है और ये फिजिक्स में भी है। AS फिजिक्स में भी होगा, और ये जो मैंने टॉपिक लिखा है आई थिंक ये किधर है, ये है मैथ्स M1 में एंड फिजिक्स AS में। मैथ्स M1 में भी होगा और ये फिजिक्स के AS में भी होगा। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने लिखा है, इस तरफ जाते हैं जी सर जी। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या सीन है? प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्ट करना है, इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे। इसके लिए ना मैं इस वक्त ये लिखवाना चाहता हूं, जो प्रोजेक्टाइल इसकी कर्व्ड ट्रेजेक्टरी होगी। क्या होगी? कर्व्ड ट्रेजेक्टरी मोशन। क्या लिखें? लीनियर ना लिखें, क्या बोले जी? कर्व्ड ट्रेजेक्टरी।
कर्व ट्रेजेक्ट्री के अंदर मोशन, और जो कर्व ट्रेजेक्ट्री के अंदर मोशन होगी उसको हम स्ट्रेट लाइन नहीं कहेंगे बल्कि टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे जी? उसको तो लीनियर थी तो सीधी सीधी लाइन कह दी, यहां कर्व्ड होगा तो इस तरह आई थिंक इस कर्व के अंदर मैं उसका x कंपोनेंट भी देखूंगा और उसका y कंपोनेंट भी देखूंगा, तो बेटर टू कॉल इट क्या? स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं, कर्व्ड मोशन। वो मैं पहले क्या कहूं? कर्व ट्रेजेक्ट्री। आई विल से टू डायमेंशनल मोशन। एक वक्त में इसमें दो डायमेंशंस होंगी। उधर तो हॉरिजॉन्टल बिल्कुल अलग हो सकता है, वर्टिकल बिल्कुल अलग हो सकता है, इंक्लाइंड बिल्कुल अलग हो सकता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या इंक्लाइंड। यहां क्या होगा? टू डायमेंशन में हॉरिजॉन्टल एंड क्या, या और वाला फिनोमेना नहीं, एक वक्त में हॉरिजॉन्टल फिनोमेना भी होगा एंड क्या, एंड वर्टिकल फिनोमेना भी होगा, एंड वर्टिकल। इसमें 2D में एक वक्त में वो ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा होगा और एक वक्त में ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा होगा। जैसे क्रिकेट में कोई छक्का मार रहा हो, शॉट खेल रहे हो, तो बॉल आगे भी जाती है ऊपर भी जाती है। या अगर आपने मिसाइल मारना है किसी को तो क्या होगा? तो मिसाइल ऊपर भी भेजना है आगे भी भेजना है, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं कोई प्रोजेक्टाइल मोशन। आप क्रिकेट देखें या फलस्तीन देखें, दोनों टॉपिक्स में क्या होगा? दोनों तरफ आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाई जाएगी। हाँ, अब हमारी कौम ने मिसाइल बनाने हैं या सारे के सारे अफरीदी पैदा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कौम की अपनी अपनी एक डायरेक्शन होती है कि किस कौम ने कहाँ खुद को लैंड करवाना है। वो प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए किस लिए पढ़ती है? मिसाइल बनाने के लिए पढ़ती है या उसको खेलने के लिए पढ़ती है? तो अब आप देख लीजिएगा कि आपने खेलना है बाद में या कोई मिसाइल शिसाइल बनाना है। बहरहाल ये किधर होगा? ये मैथ्स में नहीं है, इसका सवाल मैथ्स में नहीं आता, एएस फिजिक्स ओनली। ये सवाल किधर आएगा जी? सर ये सवाल फिजिक्स के एएस के अंदर आएगा ओनली। जहां तक ये जो दो नीचे वाले हैं, आई थिंक ये तो ना मैथ्स में आएंगे ना एएस की फिजिक्स में आएंगे। सर्कुलर और ऑसिलेटरी, ये दो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे किधर जनाब साहब? सर जी ये जो है वो हम A2 में पढ़ेंगे। खैर मैं नाम के साथ कुछ और लिख देता हूँ, वैसे अगर आपने बराबर करना है तो मैं बराबर कर देता हूँ। सर्कुलर मोशन को और क्या कहूँ? सर्कल में घूमना क्या होता है? रोटेटरी मोशन या रिवॉल्विंग मोशन। रोटेटरी कह दें या रिवॉल्विंग कह दें, आपकी मर्जी। नहीं पुत्र जी, सेम होते हैं। वो आपने मैट्रिक में जो पढ़ा है वो डिफरेंस होगा, मैं भी वो डिफरेंस नहीं पढ़ाऊंगा। रिवॉल्विंग, वहां उसने एक एक्सिस को रोटेशन कहा है और जनरली रिवॉल्व कहा है। मैं एक अपने एक्सिस पे घूमने को भी सर्कल कहता हूँ, किसी और के एक्सिस को घूमने को भी सर्कल ही कहता हूँ। मैं दोनों पे सेम फार्मूले पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज रिवॉल्विंग मोशन भी कह सकते हैं, और दूसरा लफ्ज क्या है जी? रोटेटरी मोशन भी कह सकते हैं। कहीं जाकर मैं इसको ऑर्बिटल मोशन भी कह दूंगा, ठीक है जी। आपको वैसे किस लफ्ज से एतराज हो रहा है? रोटेटरी से, रिवॉल्विंग से? तो फिर तीनों ही सेम है ना। मैं ये कह रहा हूं कि रोटेशन, रिवोल्यूशन या सर्कुलर मोशन सब क्या होता है? चलो जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। इस पे अभी बहस नहीं करते कि इनमें क्या फ़र्क है क्या नहीं है, मैं इन सबको सेम ही समझता हूँ। बल्कि इधर तो मैं एक और लफ्ज़ भी पढ़ाना चाहता हूँ। कौन से वाला जी? ऑर्बिटल मोशन, ठीक है जी। खैर बहरहाल ये किधर पढ़ाया जाएगा? सर जी ये A2 फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। ऑसिलेटरी मोशन पे अगर आप जाते हैं, मैं यहाँ पे भी दो तीन नाम और पैदा करना चाहता हूँ। वाइब्रेटरी मोशन, जी भाई यहाँ भी कोई फर्क होता है? ऑसिलेशन में और वाइब्रेशन में कोई फर्क होता है? नहीं होता, चलो शुक्र है। एक और लफ्ज है जी इसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या? क्या नहीं कह सकते? वो इसकी सब कैटेगरी है, वो वाइब्रेशन का इफेक्ट है। एक बुनियादी तौर पर वाइब्रेटरी मोशन होता है, वाइब्रेशंस का इफेक्ट समटाइम वेव की शक्ल में नजर आता है, ठीक है। देखिए मैं भी नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। बहरहाल जो भी है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन है या वाइब्रेटरी मोशन है, ये भी किधर करेंगे? सर जी ये भी A2 की फिजिक्स में करेंगे। तो मैंने सबसे पहले अपना काम स्टार्ट कहाँ से करना है? आपको मैंने जनरल, चूँकि
AS और A2 दोनों को मिलाकर A लेवल कहते हैं। तो मुझे पहले बताना था कि मोशन कितनी किस्म की होती है और फिर बताना था उसमें से कौन कौन सी किस्म कहाँ कहाँ पढ़ानी है, AS में क्या पढ़ाना है, A2 में क्या पढ़ाना है, ठीक है। और AS के अंदर भी मैथ्स का अलग कुछ काम है, फिजिक्स का अलग कुछ काम है। ये जो टॉपिक है इसके साथ मैंने क्या किया, मैंने कहा मैथ्स और फिजिक्स दोनों में है ये, लेकिन जो ये टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका सवाल जो है वो किधर आता है, इसका सवाल मेरा नहीं ख्याल कि मैथ्स के M1 में आएगा, इसका सवाल सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के पेपर में आता है। तो इसलिए इसको मैं कहीं बाद में ही जाके डिस्कस करूँगा। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसलेटरी मोशन है या लीनियर मोशन है उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उनको पढ़ाऊँगा और उनको पढ़ाकर आई थिंक कहीं, बल्कि उनके अंदर मैं कुछ 3 किस्म के टॉपिक्स डेवलप करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि मैं 3 टॉपिक्स का फर्दर नाम लिखूँ, भाई के पास कोई सवाल है? रैंडम मोशन, आप वो उनको उनके दिमाग में ना स्टेट्स ऑफ मैटर घूम रहे हैं कि सर ने सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स का कुछ पढ़ाना है या लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स का। नहीं जनाब, हाँ होती तो है, रैंडम मोशन कुछ होता है। देखेंगे A2 के फिजिक्स में कहीं ना कहीं मैं एक गैसियस स्टेट की रैंडम मोशन जो है उसको एड्रेस करूँगा। उसका जब मैंने कोई फार्मूला डेवलप करना होगा तो मैं वहाँ उस रैंडम मोशन को भी डिस्कस करूँगा, ज़रूर करूँगा। उसके अलावा कोई और सवाल है जी? हाँ, एक लाइन में तो नहीं है, 2 लाइनों में है। तो एग्जैक्टली आप इसको नॉन लीनियर कह सकते हैं। मैंने इसको नॉन लीनियर बोला है, या आप इसको कर्व्ड लाइन मोशन कह दें, कर्व्ड ट्रेजेक्टरी मोशन, जो भी अल्फाज हैं। बुनियादी तौर पर मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने थे, वो तो मैं आगे, मुझे भी एक बीमारी है एक्सप्लेन करने की बीमारी, जो मेरा काम है कि हर लफ्ज़ को कुछ और लफ्ज़ों से रिलेट करने की कोशिश की जाती है ताकि उसकी समझ में क्या हो सके, इजाफा हो सके। ठीक, बहरहाल एक चीज़ समझ आ गई है कि हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेटरी मोशन, या फिर अल्टीमेटली एंड पे क्या, एंड पे प्रोजेक्टाइल मोशन। और इन दोनों को समझाने के लिए मुझे लगता है कि मैंने ना 3 चैप्टर्स बनाने की कोशिश करनी है। ये जो आपका सेक्शन नंबर 2 है, इस सेक्शन नंबर 2 में मैंने 3 चैप्टर्स बनाने हैं। और वो 3 क्या चैप्टर्स बनाने हैं, प्लीज़ एक नोट लिखिए। मैकेनिक्स इज, बस अभी सिर्फ नाम सुन के छोड़ दें, अभी सिर्फ नाम सुने, इनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, इग्नोर मारें इनको भी। फिलहाल क्या करें जनाब साहब, इनको बराबर करें और एक सिंपल सा एक जुमला लिखें, ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू लीनियर मोशन, ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू all the concepts related to linear motion will be described all the concepts related to linear motion will be described या will be distributed, will be distributed in 3 different chapters. All the concepts related to linear motion will be distributed in 3 different chapters. 3 different chapters. तो जनाब साहब जो मेरे हिस्से का काम है, यहाँ से आगे का जो काम है वो क्या है, वो ये कि सर जी लीनियर मोशन को या मैकेनिक्स को 3 चैप्टरों में डिवाइड कर दो। इन 3 डिफरेंट चैप्टर्स में नाम लिखें जी, अंडरलाइन करें, अंडरलाइन द वर्ड 3 डिफरेंट चैप्टर्स। अगर मैं वो वाली बात ना पढ़ाता और मैं सीधा सीधा क्या कह सकता था कि टाइप्स ऑफ मोशन नहीं पढ़ाना जी, मैंने मोशन को समझाने के लिए क्या करना है, अगर मैं टाइप्स ऑफ मोशन के फड्डे में ना जाता तो मैं कहा जी मोशन से रिलेटेड क्या कहता मैं, ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू लीनियर कहें या सिर्फ मोशन कहें, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इनटू 3 चैप्टर्स। और वो 3 चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं, प्लीज गौर से मेरी बात सुनिए। नंबर 1 इट वुड बी काइनेमैटिक्स, नंबर 2 it would be dynamics, and number 3 it would be energetics. लो जनाब साहब, तो इस सेक्शन के कितने चैप्टर्स हैं जनाब? पहला है काइनेमैटिक्स, दूसरा है डायनामिक्स और तीसरा क्या है, तीसरा है एनर्जेटिक्स। तो 3 चैप्टर्स बुनियादी तौर पे हमने आपको पढ़ाने हैं, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स और एनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले मैं इस वक्त 3 कॉलम्स में 3 चैप्टर्स स्टार्ट करने के बिल्कुल उसमें नहीं हूँ,
मैं इसको बराबर करके चैप्टर नंबर 1 ही स्टार्ट करने के मूड में हूँ। तो प्लीज़ एक काम कीजिए, हेडिंग दीजिए चैप्टर नंबर 1, हेडिंग दीजिए चैप्टर नंबर 1 की। वो खुद ही बहुत एक्सटेंसिव है। चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग दे दी, दैट इज काइनेमैटिक्स। जी तो भाई क्या सीन है काइनेमैटिक्स का? जी भाई। तो यू नो ओ लेवल का एक जुमला उन्होंने सुना था, समझा था और रटा था। वो जुमला उन्होंने बयान किया है, प्लीज़ ज़रा सबके सब गौर से सुने। इट्स द स्टडी ऑफ मोशन, आगे क्या बोला? विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्सेस, फोर्स या फोर्सेस। ठीक है जी। एक सवाल है आपसे, कैन यू प्लीज टेल मी एनी मोशन दैट इज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्सेस? देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो, नॉट एट ऑल, देयर इज नो फोर्स जो फोर्स के बगैर हो, मतलब कोई देयर इज नो मोशन जो फोर्स के बगैर हो। तो फिर ये क्या बात कर दी हमने? इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्सेस। हैं, इग्नोर करें किस, मतलब कौन सी मोशन है जिसमें फोर्स को इग्नोर कर दूं? कोई ऐसी मोशन है? कौन सी मोशन है जिसमें फोर्स को इन्वॉल्व कर दूं? जी, कौन सी गाड़ी है जो चल रही है और फोर्स नहीं है? कौन सा जहाज है जो चल रहा है और फोर्स नहीं है? नेट फोर्स तो है ना जी, फोर्स तो आपने बता दी। तो फॉरवर्ड होगी, बैकवर्ड होगी, फोर्सेस तो होंगी, तो उधर इन्वॉल्व हो रही हैं फोर्सेस को। आपने कहा नेट फोर्स नाम है ना, मैं कह रहा हूं फोर्स है ही नहीं, फोर्स का सिरे से इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आप तो इन्वॉल्व कर रही है, बेटा बातें नहीं करें प्लीज, प्लीज बातें नहीं करें। आपने तो फोर्सेस को इन्वॉल्व किया है कि सर फॉरवर्ड को देखें, बैकवर्ड को देखें, अपवर्ड को देखें, डाउनवर्ड को देखें, फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर होंगी, अपवर्ड डाउनवर्ड के बराबर होंगी। ये तो पूरा चैप्टर है ना, ये तो चैप्टर, ये डायनेमिक्स का आधा चैप्टर इसी में गुजर जाएगा मेरा। एफ नेट को जीरो करते करते पूरा लॉ है, उसको समझाते समझाते काफी सारा टाइम गुजर जाएगा। सो यू नो आई डोंट थिंक, मुझसे अगर पूछेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वही सवाल है जी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कब होती है? जब नेट फोर्स जीरो होती है। तो जब नेट फोर्स जीरो होती है तो फोर्स तो होती है, फोर्सेस क्या होती हैं? मतलब गाड़ी चल रही है और आप कहते हो जी सर गाड़ी की क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मतलब अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई क्रूज कंट्रोल पे चल रही है, यही समझा रहे हो, तो पेट्रोल शेट्रोल नहीं लगेगा, कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई इंजन का जोर नहीं लगेगा, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, सब कुछ होगा मेरा भाई। हाइपोथेटिकल सिनेरियो। अच्छा, आप पहुंच ही नहीं रहे उस बात तक। ऑर्डिनरी स्टेटमेंट बोली है आपने, मेरे जुमले तक पहुंचे। प्लीज बंद कीजिए अपना हाथ, खत्म कीजिए, मेरे जुमले तक पहुंचिए। ये जो मैं मजाक उड़ा रहा हूं, किसका उड़ा रहा हूं? ओ लेवल के जुमले का मजाक उड़ा रहा हूं कि आपने ओ लेवल में जो जुमला इस्तेमाल किया है, लुक एट दैट सेंटेंस वेयर यू से इज द स्टडी ऑफ क्या? इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इन्वॉल्विंग फोर्सेस। ए लेवल कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये कौन सी मोशन है जो विदाउट फोर्सेस है? ठीक है, इग्नोरिंग भी नहीं, इग्नोर कैसे करूं मैं? नो बेटा, नो वे, देयर इज नो मोशन दैट इज विदाउट फोर्सेस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी सिचुएशन कि सर उस सिचुएशन में चेक करें फोर्स का नाम ही नहीं है, तो मुझे बता दें। उस बच्चे ने कहा सर वो जो, इसने कहा जी कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन, तो मैंने उसको कह दिया जी गाड़ी है, गाड़ी का क्रूज कंट्रोल लगा हुआ है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या कोई फोर्स नहीं है सर, इंजन है, इंजन की ड्राइविंग फोर्स है, हवा है, हवा की रोड की फ्रिक्शन है, इन्वॉल्व हो रही हैं। हाँ, हो कैसे रही हैं? जितनी ड्राइविंग है उतनी ही फ्रिक्शन है, तो इन्वॉल्वमेंट तो है। बस क्या इन्वॉल्वमेंट हो गई? फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो गई। ठीक है, तो मैं जुमला इस जुमले में कहा कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो इंटरनल फोर्सेस को इन्वॉल्व कर लें, वो तो डायनेमिक्स में, मैं तो भी डायनेमिक्स की बात नहीं कर रहा। मुझे ये लगता है जी, असल बुनियादी बात यह है कि सर काइनेमैटिक्स कोई चैप्टर ही नहीं है। असल चैप्टर ही कौन सा होता है? डायनेमिक्स होता है। डायनेमिक्स को समझने के लिए अब काफी बेहतर जुमला है इनका कि सर एक्चुअल में डायनेमिक्स को समझने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? पहले काइनेमैटिक्स समझनी पड़ती है।
तो फिर भी काइनेमेटिक्स को कैसे डिफाइन करूं, क्या कहूं? काइनेमेटिक्स इज व्हाट? जी पुत्र, रेजिस्टिव। आप लोग फोर्सेस में से नहीं जी 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 स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग फोर्सेस, ये वैसे अच्छी बात है जी। इसी को मैं आगे कैरी करूंगा जी। विदाउट नोइंग इट्स कॉजेज, ओके। और कुछ जी। लेट मी टेल यू, इट्स द स्टडी ऑफ, आपने क्या बोला था? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इन्वॉल्वमेंट of forces, yeah, without considering. What if I just tell you it's the study of the basic terms related to motion except for forces. फोर्स के अलावा जितनी टर्म्स हैं, वो इस भाई का जुमला ठीक था सर, डायनामिक्स को समझने के लिए पहले क्या करें? काइनेमैटिक्स समझें। फिर उसका भी जुमला ठीक था सर जी, क्या करें? वो मोशन को पढ़ें लेकिन फोर्सेस को ना पढ़ें। तो आप मोशन को पढ़े फोर्सेस को ना पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही की सूरत में हो सकता है सर, मोशन के लिए जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को पढ़ लें। मोशन के लिए क्या टर्म्स हैं? जब कोई चीज मूव करे तो क्या टर्म्स होती हैं सर? सबसे पहले कोई चीज मूव कर रहा हो तो उसका एक डिस्टेंस होता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, कोई टाइम टिक टिक कर रहा होता है, उसकी कोई स्पीड होती है, उसकी कोई वेलोसिटी होती है, उसकी कोई एक्सेलरेशन होती है, उसका कोई मोमेंटम होता है, उसका मोमेंटम ज़्यादा हो रहा होता है, उसका मोमेंटम कम हो रहा होता है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही होती है, वेलोसिटी कम हो रही होती है, एक्सेलरेशन हो रही होती है। तो ये सारी टर्म्स को समझना, इन टर्म्स की स्टडी को क्या कहते हैं? इसको काइनेमैटिक्स कहते हैं। काइनेमैटिक्स इज नॉट अ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्सेस। दिस सेंटेंस इज बिल्कुल इम्प्रॉपर सेंटेंस है। लेकिन हाँ, ओ लेवल में तो सारी अंग्रेजी चलती है, वहाँ तो अंग्रेजी भी चलती है तो उर्दू भी चलती है, वहाँ तो प्रॉपर भी चलता है तो इम्प्रॉपर भी चलता है। वहाँ बच्चे को बस इसी तरह समझाते हैं हम, क्या करें, मजबूरी है हमारी। वहाँ हमने जो उसको कहना है उसने कहना है सर जी, यस सर जी। आप क्या किया करें, मेहरबानी करके एक एक लफ्ज़ पे सोचा करें और पहले क्या कह दें, क्या अच्छी तरह नो सर। जैसे वो बच्चा कहता है सर जी रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन किस खाते में सेम कर दिए। खैर मैं इस खाते को एड्रेस ज़रूर करता अगर A2 होता तो, ठीक है। चूँकि AS है, AS में सर्कुलर मोशन पे बहस की इजाज़त नहीं है तो मैं करूँगा नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन बड़ा बजा है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल था भाई का कि सर जी ये किस खाते में आपने सर्कल और रोटेशन को सेम कर दिया है, ठीक है। खैर बहरहाल आपका A लेवल में आपको मालूम होना चाहिए कि इवन एक एक वर्ड को गलत लिखने की इजाज़त भी नहीं है। आपको अंदाज़ा हो रहा है ना, काफ़ी दिनों से ये हो रहा होगा कि कॉन्सेप्ट तो बड़ा होगा ही बड़ा होगा। आप भी बड़े हो रहे हैं ना, ये नहीं हो रहे आप बड़े। तो अगर आप बड़े हो रहे हैं तो आपका दिमाग बड़ा हो रहा है, सोचने का तरीका बड़ा हो रहा है, तो लिखने का तरीका भी क्या होना चाहिए? वो भी बड़ा होना चाहिए। आपको टेक्निकल एरर्स करने की इजाज़त नहीं है। अभी एडवांस लेवल में आ गए हैं आप, तो एडवांस लेवल वाला बच्चा क्या करता है, उससे क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है? उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लिखेगा कैसे, कैसे लिखेगा? सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरह लिखेगा। ये आम ये सिर्फ स्टूडेंट की तरह नहीं लिखेगा। इसको सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने का बोला है, ये उसको ये उन्हीं 3 सब्जेक्ट में मास्टर हो जाए बस। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है जनाब साहब कि आप ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कहता कोई जरूरत नहीं है 6 सब्जेक्ट पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है 8 पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है 5 पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है 4 पढ़ने की, जस्ट 3 पढ़ो। हाँ बहुत बड़े साइंसदान हो, बहुत पढ़ने का दिल करता है तो हमें एक्स्ट्रा कोई चौथा रख लेना। अदरवाइज क्या करना? अदरवाइज भाई 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना, टिका के पढ़ना, क्योंकि यहाँ मैं तुमसे एक गलती भी तुम्हारी बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है। तुम जो टूटी फूटी अंग्रेजी लिख कर आए हो, मैं अंग्रेजी भी की गलती भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें ओ लेवल के टीचर कहते आए हैं, क्या कहते आए हैं? ना इंग्लिश उसको राइटिंग का मसला है, ना उसको ग्रामर का मसला है। मैं ओ लेवल में खुद कहता हूँ कि जिस तरह मर्जी लिखो, ठीक है। लेकिन आपकी इतला की लिहाजा कि ए लेवल में उसको सारे मसले हैं, उसको हर किस्म का मसला है। कहते भाई बस हाँ हैंड राइटिंग का इतना बड़ा उसको मसला नहीं है, अनलेस और अनटिल उसको वर्ड समझ आ जाए। जहाँ उसको थोड़ी सी तकलीफ हुई लफ्ज़ समझने में, उसने उधर ही कांटे मार देने हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा हैंड राइटिंग सीधी करिएगा। फिर इंग्लिश है, असल क्या था, सारा मसला ही अंग्रेजी में है। उसने फंसाना भी अंग्रेजी में है, आपने गलत करना भी अंग्रेजी में ही है। दिमाग के अंदर तो कॉन्सेप्ट आपने सरजहीर से पढ़ा होगा, है जी। सरजहीर कॉन्सेप्ट तो आपका पुत्र ऐसा कमाल का बना के रखेंगे कि आप भी याद रखेंगे। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को जब अंग्रेजी में लिखना होगा, आई एम सॉरी, मैं आपका इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, ठीक है। आपने अंग्रेजी जहाँ कहीं से पहले पढ़ी है, ठीक है, अल्लाह करे उन्होंने सही पढ़ाई हो, उन्होंने लिखने की तमीज़ कराई हो। ये साइंस को लिखने की एक बड़ी तमीज़ है। मैं करूँगा, इसमें भी बात करूँगा, मैं इस पर बात यही कर रहा हूँ ना
कि मैं अंग्रेजी के लिखने की तमीज़ की बात कर रहा हूँ। वो एक बच्चा, आप लोग एक मुकाम तक पहुंच गए थे सर, फोर्स नहीं पढ़नी बस, मतलब, लेकिन सब क्या कहते सर, विदाउट रेजिस्टिव फोर्सेज, विदाउट एक्सटर्नल फोर्सेज, विदाउट फोर्सेज। मैं बार बार कह रहा हूँ फोर्स के बगैर काम ही कोई नहीं है। कहते नहीं सर, विदाउट दोज फोर्सेज, विदाउट दीज फोर्सेज। ठीक है, तो आपका जुमला ही टेक्निकली गलत था। व्हेन यू से द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इन्वॉल्विंग फोर्सेज, ये जुमला ही गलत है। इस जुमले में बहुत बड़ा टेक्निकल एरर है। कौन सी मोशन पढ़ रहा है भाई तू जिसमें फोर्स नहीं है? देयर इज नो मोशन दैट इज पॉसिबल विदाउट, ये मोशन विदाउट फोर्सेज इज इम्पॉसिबल, उसका तो सीन इम्पॉसिबल है। तो कौन सी वाली टाइप पढ़ोगे? तो हमें अपनी डेफिनेशन को चेंज करने की जरूरत है। क्या करें डेफिनेशन को? आई थिंक इट शुड बी क्या कि इट्स द ब्रांच ऑफ व्हाट, मैकेनिक्स। एक काम करें, पहले ओ लेवल के लिखें, फिर काटा मार के ठीक करेंगे। पहले लिखें भाई, अपने हाथ से लिखेंगे तो गलती याद रहेगी। पहले क्या लिखना चाहते हैं इसके हाथ? अब ये फिजिक्स की ब्रांच है क्या मैकेनिक्स की ब्रांच है? अब ये फर्दर आगे लेकिन इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, it is the branch of mechanics, it is the branch of mechanics that deals with the study of that deals with the study of motion without considering forces. Is the branch of mechanics that deals with the study of motion without what? Without considering forces. ये जुमला लिखने के बाद इस जुमले के अंदर लिखें ओ लेवल। ये ओ लेवल का हमने ऐसा जुमला कोई लिखा होगा, जो कोई भी अगर ओ लेवल में पहले मैकेनिक्स का नाम रखता है, जैसे मैंने भी ओ लेवल में पहले मैकेनिक्स का नाम रखा होगा, फिर मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाई होगी, तो मैंने ये जुमला लिखवाया हुआ है, मुझे मालूम है, और गलत लिखवाया है, काटा मारें। ठीक है जी, ओ लेवल में ठीक था, अभी क्या है? तो ऑर्डिनरी लेवल तक तो जुमला ठीक है, एडवांस लेवल में जुमला क्यों गलत है? बिकॉज मोशन विदाउट फोर्सेज इज इम्पॉसिबल। देखिए जी, इसको काटा मार के लिखें, बिकॉज, काटा मारें और लिखें जी बिकॉज मोशन, काटे की रीजन क्या है? काटे की रीजन ये है बिकॉज मोशन विदाउट फोर्सेज इज इम्पॉसिबल। मोशन विदाउट फोर्सेज इज इम्पॉसिबल। मोशन विदाउट फोर्सेज इज इम्पॉसिबल। अच्छा, तो अब क्या करूं? फिर इसको डिफाइन मुझे ऐसे करना चाहिए कि इट इज द ब्रांच, इट इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। यूं लिखा, अब लिखेंगे इट इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, और विदाउट फोर्सेज नहीं बोलूंगा, बिसाइड्स फोर्सेज बोलूंगा। अंग्रेजी थोड़ी ठीक करेंगे हम। क्या लिख रहे हैं हम? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, it is actually the branch of mechanics, it is actually the branch of mechanics that deals with the study of the terms, that deals with the study of what? The terms related to motion। और मुझे लगता है विदाउट का वर्ड गलत है, क्या लिखना चाहिए? besides, that deals with the study of the terms related to motion besides क्या? Besides force या forces, force या /s, force /s। तो जनाब साहब, असल टॉपिक हमारा क्या है? इस जुमले से देखें क्या टॉपिक बनता है। आपने क्या पढ़ना है? टर्म्स रिलेटेड टू, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। अंडरलाइन कीजिए, टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। अब मोशन से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं? सबसे पहले तो मोशन खुद एक टर्म है। सबसे पहले मोशन खुद एक टर्म है, क्योंकि उसके ऑपोजिट एक टर्म होती है क्या? रेस्ट। तो आप एक काम करें, हेडिंग हमारी क्या बनती है? अगली हेडिंग बनती है टर्म्स रिलेटेड टू क्या? टर्म्स रिलेटेड टू
मोशन, और उसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली जो टर्म मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं वो कौन से वाली है, एक तरफ लिखें जी स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरी तरफ लिखें स्टेट ऑफ मोशन। ये खुद एक टर्म है, हाँ टर्म है, क्वांटिटी नहीं। टर्म तो उसको मैं कहूंगा, लेकिन अभी मैं इसको क्वांटिटी नहीं कहूंगा, क्वांटिटी कुछ और होगी, क्वांटिटी कुछ और होगी। बस 2-3 लाइनें लिखनी थी हमने। क्या लिखा हमने सबसे पहले, टर्म्स रिलेटेड टू मोशन हमारा टॉपिक है, हेडिंग दीजिए टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। टर्म्स रिलेटेड टू मोशन में सबसे पहली टर्म क्या लिखवा रहा हूं, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट में आप और भी कुछ अल्फाज लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन रेस्ट, रेस्ट का मतलब है सर जी स्टेशनरी, स्टेशनरी से ही लफ्ज निकलता है स्टैटिक। हाँ जी, हाँ अगर आप कहें जी एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, बल्कि मूविंग नहीं, एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, इट्स सराउंडिंग्स, देन इट इज सेड टू बी क्या, इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो एक काम करें, पहले जरा स्टेशनरी लिख दें, फिर स्टैटिक लिख दें। एक और भी होता है एट हॉल्ट, क्या बोलते हैं उसको हम, एट हॉल्ट भी बोलते हैं, कुछ चीज़ रुकी हो, या एक और लफ्ज नॉट मूविंग। चलिए जी सीधी सीधी बात होगी। या आई थिंक इस स्टेट को समझाने के लिए मुझे लिखना चाहिए, इट इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। इट इज़ व्हेन क्या, इट इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट, it is when the object does not change, it is when the object does not change its position, does not change, it is when the object does not change its position with respect to its surroundings, does not change its position, not change, does not change, it does not change its position with respect to its what, with respect to its surroundings. तो it is said to be in the state of, with respect to surroundings या relative to surroundings एक ही बात है। तो state of rest किसको कह रहा हूँ जी मैं, an object is said to be in the state of rest if it is not changing its position with respect to क्या, its surroundings या relative to क्या, relative to its surroundings। किसको मसला इस बात से, ओके। अगर हम कहते हैं जी मोशन की बात होती है, तो मोशन के लिए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मोशन के लिए सीधा सीधा लफ्ज होगा सर जी मूविंग। मूविंग के अलावा और क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे हम, काइनेटिक, नॉट डायनामिक। हाँ डायनामिक भी हो सकता है वैसे, लेकिन डायनामिक का लफ्ज तब होगा जब कोई फोर्स के हिसाब से आप बोलेंगे। इस वक्त मैं फोर्स का बात नहीं करना, तो आई थिंक मैं मूविंग के लफ्ज काइनेटिक इस्तेमाल करूंगा। An object is in the state of motion, an object is moving, an object is kinetic। Object is kinetic का मतलब क्या है, बंदा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो मूविंग लिखें, काइनेटिक लिखें, या और भी क्या होगा, चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग लिखें। देखिए जी, इट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट, इट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, इट इज व्हेन क्या, it is when the object changes its position it is when the object changes its position with respect to its surroundings। मतलब changing position with respect to its surroundings, या आप क्या ले सकते हैं, रिलेटिव टू क्या, रिलेटिव टू सराउंडिंग्स या रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स एक ही बात है जनाब साहब। किसी को मसला इस बात से। अब एक सिचुएशन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा, तो क्या करेगा सर जी, या तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो इस मूवमेंट से अगला लफ्ज़ क्या निकलता है, आई थिंक मूवमेंट से क्या निकलेगा, या चेंजिंग पोजीशन से क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा, या तो काम करें इसी के नीचे एक और जुमला लिखें,
एक और जुमला लिखें जी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इसी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर एक और जुमला लिखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स, या क्या लिखा है ब्रैकेट में लिखे चेंजेस पोजीशन। मूव करने का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पोजीशन चेंज करने का मतलब है डिस्प्लेस होगा। क्या होगा? असल में दोनों वर्ड्स कहां से निकले हैं? तो आपने लिखा व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स, या ब्रैकेट में लिखें चेंजेस पोजीशन, मूव करे या चेंजेस पोजीशन करे तो क्या होगा? इट कवर्स, बल्कि लिखें इट ट्रेवल्स सम डिस्टेंस और कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट। तो मैं डिस्टेंस के साथ कहूंगा ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या कहूंगा? कवर्स डिस्प्लेसमेंट। लिखें व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स या चेंजेस पोजीशन, इट ट्रेवल्स सम डिस्टेंस और कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट। ट्रेवल्स सम डिस्टेंस और कवर्स सम, तो यहां से क्या निकला? एक लफ्ज निकला डिस्टेंस ट्रेवल्ड और दूसरा क्या निकला? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो एक काम करें जी, अगले दो कॉलम्स बना लें। एक तरफ लिखें जी क्या बात हो रही है? डिस्टेंस, और दूसरा एक तरफ लिखें डिस्टेंस और दूसरी तरफ क्या लिखें? डिस्प्लेसमेंट। वैसे एक बात बताएं, मैंने डिस्टेंस के साथ क्या एडजेक्टिव बोला है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज कवर्ड। ठीक है जी। तो अब हमारी अंग्रेजी क्या हो रही है? हमने भी अपनी अंग्रेजी भी ठीक करनी है कि ट्रेवल कब है, तो बात वैसे एक ही है, लेकिन बस वो अपने वर्ड्स का इस्तेमाल हमें बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करनी है। आई थिंक मेरा वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अब एक्चुअल में क्वांटिटीज़ स्टार्ट होंगी। अब से पहले तक मैंने आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में क्या किया है? मैकेनिक्स की या काइनेमैटिक्स का एक बेसिक इंट्रो देने की कोशिश की है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। आई थिंक यहाँ से आगे हमारा ऑफिशियली प्रॉपरली कल से क्या होगा? फॉर्मली चैप्टर स्टार्ट होगा जब हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे जी।